गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम व्यापारिक बैंकों के संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो संगठनात्मक स्वरूप है बैंकों का, वो भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। कुछ बैंक निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं, तो कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं। कुछ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, तो कुछ नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं। वहीं कुछ सहकारी क्षेत्र के बैंक हैं, तो कुछ गैर सहकारी क्षेत्र के बैंक हैं। इस प्रकार संगठनों के स्तर पर बैंकिंग ढांचे में पर्याप्त विविधता हमें देखने को मिलती है। आज हम यहाँ पर व्यापारिक बैंकों के संगठनात्मक स्वरूपों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे द्वारा व्यापारिक बैंकों के जिस संगठनात्मक स्वरूप की चर्चा की जाएगी वह शाखा बैंकिंग पद्धति है, जिसे हम ब्रांच बैंकिंग सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। शाखा बैंकिंग वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत बैंकों की अनेक शाखाएं देश भर में फैली रहती हैं। यह शाखाएं एक ही संचालक मंडल के प्रबंध के अंतर्गत कार्य करती हैं। इनका मुख्यालय एक होता है। प्रत्येक शाखा में दिन प्रतिदिन का प्रबंध शाखा प्रबंधक के हाथों में होता है। जैसा कि हम सामान्यतः देखते हैं कि बैंकिंग जो संगठन हैं उनकी विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न ब्रांचेज खोली जाती हैं और उन ब्रांचेज के माध्यम से बैंकिंग का कार्य संपादित किया जाता है। जैसे हम अपने आस पड़ोस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी अन्य बैंक की भिन्न भिन्न शाखाएं देखते हैं, तो ये शाखा बैंकिंग पद्धति उसी प्रकार की बैंकिंग को हमारे सामने लेकर आती है। भारत में भी शाखा बैंकिंग प्रणाली प्रचलित है। यहाँ लगभग सभी व्यापारिक बैंक अपनी शाखाएं भिन्न भिन्न शहरों और भिन्न भिन्न स्थानों पर खोलते हैं और बैंकिंग पद्धति का जो संगठन है वो उसी शाखा पद्धति आधार पर करते हैं। विश्व में जर्मनी और फ्रांस में भी यह प्रणाली पाई जाती है। शाखा बैंकिंग प्रणाली अपने आप में अनेक लाभ एवं हानियों को समेटे हुए है। जब किसी अर्थव्यवस्था में शाखा बैंकिंग प्रणाली को अपनाया जाता है, तो अर्थव्यवस्था के भौगोलिक स्वरूप एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। यदि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बहुत छोटे क्षेत्र में फैली हुई है, उसके लिए शाखा बैंकिंग प्रणाली उचित प्रकार की बैंकिंग प्रणाली नहीं होगी। इसके विपरीत यदि एक ऐसा देश है जिसका भौगोलिक विस्तार बहुत ज़्यादा है, जिसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, उसके लिए शाखा बैंकिंग प्रणाली का अपना विशिष्ट महत्व होता है और उस स्थिति में बैंकिंग संस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अपनी भिन्न भिन्न शाखाओं की स्थापना करती हैं। अभी हम यहाँ पर शाखा बैंकिंग प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्रम विभाजन को लेते हैं। शाखा बैंकिंग पद्धति के अंतर्गत एक ही बैंक की विभिन्न शाखाएं भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित होती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उनका एकीकृत प्रबंध किया जाना संभव नहीं रह जाता। फलतः श्रम विभाजन पद्धतियों का विकास होता है और ये श्रम विभाजन पद्धतियां न केवल कुशलता उत्पन्न करती हैं, अपितु व्ययों में भी तार्किकता एवं न्यूनता लेकर के आती है। शाखा बैंकिंग पद्धति की अगली विशेषता जोखिम में कमी है। शाखा बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न शाखाएं भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों एवं भिन्न भिन्न आर्थिक परिप्रेक्ष्य वाले स्थानों पर स्थापित होती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप यदि किसी एक शाखा में हानि या जोखिम की संभावना है, तो वहीं दूसरी शाखा उससे प्रभावित न होकर लाभ अर्जित भी कर रही होती है। परिणामतः शाखा बैंकिंग पद्धति में जोखिम के तत्वों में प्रभावी रूप से कमी आती है। शाखा बैंकिंग प्रणाली की एक अगली विशेषता धन अंतरण के संबंध में देखने को मिलती है। एक ही बैंक की विभिन्न स्थानों शहरों में शाखाएं होने के कारण एक व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा
धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना अत्यंत सरल हो जाता है। एक व्यक्ति जब किसी अन्य शहर में व्यापार एवं व्यवसाय कर रहा होता है, तो वह अपने बैंकिंग सेवाओं को बिना किसी बाधा के सरलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम होता है और अपने लेनदारों और देनदारों का भुगतान वह किसी अतिरिक्त व्यय के बिना सरलतापूर्वक कर पाने में सक्षम होता है। शाखा बैंकिंग पद्धति वाले बैंकिंग में एक अगली विशेषता नकद कोषों की बचत की आती है। शाखा बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक ही बैंक की विभिन्न शाखाएं अनेक अवसरों पर एक ही शहर में स्थापित होती हैं और ऐसी स्थिति में यदि किसी विशिष्ट शाखा में नकद कोषों की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी प्रतिपूर्ति उसी शहर की उसी बैंक की अन्य शाखाओं के द्वारा सरलतापूर्वक हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये बैंकिंग जो संस्थाएं हैं वह अपने जो वैधानिक तरलता अनुपातों और वैधानिक नकद कोषों के बिल्कुल निकट नकद कोषों का संधारण करती हैं और समस्त अतिरिक्त पूंजी को यह लाभदायक विनियोजों में लगाने का कार्य करती हैं। व्यापारिक बैंकों की शाखा पद्धति में प्रशिक्षण की जो समस्या रहती है वो प्रशिक्षण की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, क्योंकि शाखा बैंकिंग प्रणाली एक वृहद स्तर में फैली हुई होती है और इसमें कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए समुचित आधार ढांचे की व्यवस्था किया जा सकना सुगम हो जाता है और वह अपेक्षाकृत अत्यंत कम लागत पर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने में सक्षम हो पाते हैं। इस प्रणाली के कारण एक बैंक की विभिन्न शाखाएं देश के कोने कोने में फैल जाती हैं, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं मिल पाना अत्यंत सरल हो जाता है। नागरिक चाहे एक शहर में रहें या एक शहर से पलायन करके दूसरे शहर में चले जाएं, उन्हें अपने बैंकिंग सुविधाओं के उपभोग में किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं होती। वह संपूर्ण देश में कहीं पे भी किसी भी स्थान पर रह करके अपने बैंक की बैंकिंग सुविधाओं का उपभोग करने में सक्षम हो पाते हैं। विश्व में अनेक अर्थव्यवस्थाएं ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में देखी जाती हैं जहां भिन्न भिन्न प्रकार के बैंकों या भिन्न भिन्न बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा भिन्न भिन्न ब्याज दरों को अपनाया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी विशिष्ट क्षेत्र या किसी विशिष्ट स्थान पर एक बैंकिंग संस्था हो सकता है ऊंचे ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर रही हो, जबकि दूसरे क्षेत्र में ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम हो। लेकिन शाखा बैंकिंग पद्धति इस प्रकार के असंतुलन एवं अस्थिरता या असामंजस्य की स्थिति को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शाखा बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक बैंक की विभिन्न शाखाएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था में संपूर्ण देश में फैली हुई होती हैं, इसलिए किसी एक बैंक के द्वारा निर्धारित की गई ब्याज संपूर्ण देश के एकीकृत ब्याज दरों के रूप में स्थापित हो जाती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में प्रभावी सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित हो पाता है। ब्याज दरें अपने स्थायित्व को प्राप्त कर पाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति कम हो पाती है। अभी तक हमने देखा कि शाखा बैंकिंग प्रणाली के क्या क्या लाभ थे। अब शाखा बैंकिंग प्रणाली के कुछ दोष भी हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई होती है। इसके कारण इसके कुछ दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहली क्योंकि बड़े क्षेत्र में फैली हुई होती है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी जो कठिनाई आती है वो नियंत्रण के संबंध में है, प्रबंध के संबंध में है। क्योंकि एक विशाल अर्थव्यवस्था में हजारों की संख्या में जो शाखाएं फैली हुई हैं, उनका उचित केंद्रीकृत प्रबंधन किया जा सकना संभव नहीं होता। तो इसकी पहली समस्या हम नियंत्रण की कठिनाई के रूप में देखते हैं।
अगली समस्या अस्वस्थ प्रतियोगिता के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर बैंकिंग संस्थाएं देश और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में अपनी शाखाएं स्थापित करके बैंकिंग व्यवसाय का विस्तार करना चाहती हैं। इसलिए जो विभिन्न बैंकिंग संस्थाएं हैं, उनमें परस्पर अस्वस्थ कर प्रतियोगिता का जन्म होता है। इसी प्रकार से अगली जो विशेषता या दोष के रूप में हम देखते हैं, वो श्रम विभाजन के दोष उभर कर आते हैं। क्योंकि शाखाएं बहुत छोटे छोटे आकार की होती हैं, इसलिए उसमें अनावश्यक रूप से श्रम विभाजन कर देने से अनेक अवसरों पर श्रम विभाजन की जो लाभ हैं वो प्राप्त न होकर के लागतों में अभिवृद्धि होती हुई देखी गई है। इसी प्रकार से कर्मचारियों की मनमानी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि किसी एक विशिष्ट शाखा में कर्मचारी प्रभावी रूप से अपने क्षेत्र को स्थापित करने में या अपने कार्य पद्धति को बनाए रखने में मनमानी करने लगते हैं, और उससे न केवल उपभोक्ताओं को नुकसान होता है, अपितु बैंकों के आर्थिक हितों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगली जो दोष हम देखते हैं, वह श्रम संघों के बढ़ावे के रूप में हमें दिखाई देता है। यानी यहाँ पे शाखा बैंकिंग प्रणाली में, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैले हुए होते हैं, अत्यधिक संख्या में कर्मचारी यहाँ लगे हुए होते हैं, इसलिए यह जो संगठन होते हैं ये श्रम संघों को बढ़ावा देते हैं, जिससे कि जो श्रम असंतोष उत्पन्न होता है, अनावश्यक रूप से श्रम घंटों की हानियां अनेक अवसरों पर हमें देखने को मिलती हैं। पहल की शक्ति का अभाव, क्योंकि शाखा पद्धति में एक बैंक की विभिन्न शाखाएं होती हैं जो परस्पर पहल करने में झिझकने लगती हैं। कोई भी शाखा किसी भी प्रकार का अभिनव प्रयोग करने के लिए अपने आप को प्रेरित नहीं करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पे पहल की समस्या के रूप में आती है। इसके साथ ही हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो शाखा पद्धति है वह अत्यंत खर्चीली है, क्योंकि आधारभूत ढांचे के निर्माण, कर्मचारियों के प्रबंध एवं प्रशिक्षण पर अत्यधिक व्यय करना पड़ता है, इसलिए यह पद्धति अत्यंत खर्चीली है। इसी प्रकार से ये शाखा पद्धति वाली बैंकिंग जो सिस्टम है, ये दुर्बल शाखाओं को जन्म देती है, जहाँ पर नकद कोषों की कम मात्रा होती है, ऋण अपेक्षाकृत कम मात्रा में वितरित किए जाते हैं, लाभ अपेक्षाकृत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के दुर्बल शाखाओं को जन्म देती है। इसी के साथ में यहाँ पर स्थानीय कोषों का बड़े स्थानों पर प्रयोग करने में अनेक बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। धन्यवाद। आज हमने बैंकिंग सिस्टम से संबंधित शाखा बैंकिंग प्रणाली का अध्ययन किया और ये देखा कि शाखा बैंकिंग प्रणाली किस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली होती है और इसके क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियां हैं। धन्यवाद।